हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मेंटेनेंस को लेके जितने भी क्वेश्चन आपके मन में है हर शंका का समाधान आज आपका मेंटेनेंस पर हो जाएगा। मेंटेनेंस पर मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी से मेरा तात्पर्य है कि आपकी इनकम कम है, ज़्यादा है, आप बिजनेसमैन हैं और आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन नहीं है, जो कुछ भी आपका स्केल है उसके हिसाब से मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो आपके मन में उठते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों के मन में उठता है कि मेंटेनेंस कितना देना होगा, आपकी प्रॉपर्टी को अगर किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दें या गिफ्ट दे दें तो क्या करना होगा, माता पिता से खुद को बेदखल करा लें तो क्या करना होगा, जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं उसको हम डिस्पोज ऑफ कर दें तो कितना देना होगा, या अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे पेरेंट्स से अपने ऊपर हम मेंटेनेंस का केस करा लें तो क्या होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के हैं, आप लोगों के मन में आते हैं, वही मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले इंपॉर्टेंट वीडियोस का, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ताकि साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के किसी भी मामले पर अगर आप पर्सनल प्रॉब्लम है या लीगल प्रॉब्लम है उस पर मेरा ओपिनियन चाहते हैं, मेरी सलाह चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट डेफिनेटली शेड्यूल करानी होगी। बिना अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कॉल ना करें, कुछ लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, उसका उत्तर हम लोग देने में असमर्थ होते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप कोई भी मेंटेनेंस केस में कोई भी गलती नहीं करेंगे। जो जनरली लोग गलतियां कर जाते हैं उस गलती से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कि कितना मेंटेनेंस देना होगा। देखिए, केस टू केस ये डिफरेंट होता है कि किस व्यक्ति को कितना मेंटेनेंस देना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है। अगर आप सैलरीड नहीं तो आपकी बिजनेस से इनकम कितनी है, मतलब आप आईटीआर कितना भर रहे हैं, आपकी अर्निंग कितनी है, ये उससे डिसाइड होता है मेंटेनेंस आपको कितना देना है। इंटरिम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस जो भी आपको देना है वो कितना देना है। जनरली वाइफ को 22% के अराउंड मेंटेनेंस ऑफ योर टोटल इनकम मिलता है। लेकिन एज सच अगर उस तरह मैं कहूँ तो कोई लिमिट नहीं है कि कितना मेंटेनेंस बन जाएगा। ठीक है, मेंटेनेंस आपको देना ही देना पड़ जाएगा और देना पड़ता है जब तक कि अप्रोप्रिएट ग्राउंड्स नहीं है उस चीज़ के कि ना देना पड़े। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में आता है कि अपनी प्रॉपर्टी हम किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दें। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अपनी प्रॉपर्टी आप किसी और के हाथों में सौंपना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं वापस ले लें तो अलग का विषय है। लेकिन अगर आपको समन तामीली नहीं हुई, यानी कि नोटिस नहीं मिला है और समन रिसीव नहीं हुआ है आपको, जब तक कि मेंटेनेंस का केस आपकी वाइफ ने नहीं किया, उससे पहले अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट दे दे रहे हैं या दान दे दे रहे हैं या किसी और के नाम पर घर में XYZ बंदे के नाम पर ट्रांसफर करा दे रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको जो है इनकम एफिडेविट जो देना होता है उस एफिडेविट में मेंशन नहीं करना पड़ा होगा आपकी एसेट और लाइबिलिटी को। अगर ये सारा कुछ आपको नोटिस मिलने के बाद, यानी कि समन तामील होने के बाद अगर आप करते हैं मेंटेनेंस का, तब आपका कोर्ट में बैड इंटेंशन शो हो जाएगा और यहाँ फिर कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोर्ट जान जाएगी कि ये प्रॉपर्टी इसीलिए डिस्पोज ऑफ करी गई है ताकि मेंटेनेंस ना देना पड़े। अगर समन नहीं मिला उससे पहले कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, एकदम क्लियर है चीज। अब बहुत सारे लोगों का तीसरा क्वेश्चन ये है कि बेदखल कर दें अगर मेरे माता पिता मुझे मेरी प्रॉपर्टी से। तो भाई साहब, बेदखली से मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके माता पिता आपको बेदखल कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मेंटेनेंस आपको देना है, वो आपकी पत्नी है, आपके माता पिता की पत्नी नहीं है। तो उसके खर्चे उठाने के लिए और उसके नखरे उठाने के लिए आप लाइबल हो, ये आपके पेरेंट्स नहीं है। तो बेदखल कर देने से, माता पिता की प्रॉपर्टी से उनको आपकी प्रॉपर्टी से निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना मेंटेनेंस कोर्ट आपके ऊपर बांधने वाली वो बांधेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि दैट दिस विल नॉट अफेक्ट एट एनी कॉस्ट कि आप अपने माता पिता से अपनी प्रॉपर्टी से खुद को बेदखल करवा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज एक और आती है कि गाड़ी है मेरे पास तो क्या किसी और के नाम पर ट्रांसफर करा दूं। अगेन वही बात, कि अगर आपके पास गाड़ी है और भी लग्जरी गाड़ी है, 10 लाख के ऊपर वाली गाड़ी है, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी गाड़ी है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक समन तामीली नहीं हुई है मेंटेनेंस की। अगर समन तामीली हो गई है और आप तब बेच रहे हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी देखेगी भाई लग्जरियस लाइफ जी रहा है और रिसेंटली इसने 10 लाख रुपए के ऊपर की गाड़ी खरीद रखी है तो इसकी इनकम है और इससे मेंटेनेंस पर काफी फर्क पड़ेगा। इससे काफी फर्क पड़ता है और पड़ेगा, क्योंकि आपको एफिडेविट जो दोगे सारी चीजें उसमें आपकी लिखी हुई होती हैं कि ये चीजें हैं मेरे पास या ये चीजें नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है आपके पास,
तो एफिडेविट जो भी आप इनकम का देते हो उसमें सारा का सारा आपको दिखाना पड़ता है, आपकी एसेट, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, गाड़ी, प्रॉपर्टी, सब कुछ उसमें लिखनी पड़ती है। तो म्यूचुअल फंड की भी यही दशा है कि आप अगर समन तामील नहीं हुआ उससे पहले डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो आपको फायदा मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो उससे आपको नुकसान होएगा। अब दूसरी चीज, ये चीज और आती है, अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर मैं अपने माता पिता की प्रॉपर्टी, चलो मैंने बेदखली करा ली, चलो ठीक है, अब मैं अपने माता पिता से अपने ऊपर मेंटेनेंस का केस करवा लूं, समन तामील नहीं हुआ उससे पहले है तो ओके ओके है, ठीक है। लेकिन अगर समन तामील हो गया है उसके बाद आप केस करा रहे हो तो अननेसेसरी का एक लिटिगेशन चार्जेस और आपको झेलने पड़ेंगे, एक मुकदमा और, वकील साहब को पैसा दीजिए, फीस दीजिए। और दूसरी चीज, कोर्ट भी समझदार है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों से मेंटेनेंस नहीं लेना चाहते हैं, किसी कंडीशन में केस नहीं करते हैं, बहुत रेयर इन द रेयरेस्ट वो होता है, तो इससे आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट सबके उत्तर दे दिए हैं, जो जर्नल क्वेश्चंस हैं जो जनरली आप लोगों के मन में आते हैं। अब देखिए, मेंटेनेंस से बचने का सिर्फ एक तरीका है, रिप्लाई जो आप बनाते हैं, WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं वो बहुत टेक्निकल बनाइए, बहुत अच्छा बनाइए, आपको WS से ही रिलीफ मिलेगी, रिटर्न स्टेटमेंट से ही मिलेगी। इसको डिफेंसिव मोड में नहीं करना है, एकदम नीट एंड क्लीन नहीं बनाना, इसको अटैकिंग मोड में रखना है। मैं बहुत अटैकिंग और एग्रेसिव लॉयर हूं, मेरा तरीका लड़ने का अलग है। अगर आप डिफेंस करते रह जाओगे, इफ यू ओनली कीप ऑन डिफेंसिंग योरसेल्फ, तो आप समझ लीजिए आपको कुछ राहत नहीं होने वाली। WS जो रिटर्न स्टेटमेंट रिप्लाई बनाना है आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो। राहत मेंटेनेंस के मैटर में सिर्फ दो जगह आपको मिलेगी, एक आपको राहत मिलने वाली है जब आप रिटर्न स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं मेंटेनेंस के मैटर में, और दूसरा जो आप अपना एफिडेविट दे रहे हैं। एफिडेविट और रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा आपको राहत कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेंटेनेंस तो बनना ही बनना है। मान लो आपकी प्रॉपर्टी का 25%, 22% आपकी इनकम का आपकी वाइफ को मेंटेनेंस जाने लगा, 25% आपकी इंस्टॉलमेंट निकल जा रही, 25% मुकदमे में आपका निकल जा रहा है, और फिर आप सोचने लगोगे, हैरेस हो जाओगे कि भाई साहब मैं काम किस लिए कर रहा हूं, सब तरफ बांटने के लिए, आखिरकार मुझे इसमें बेनिफिट कहां मिलने वाला है, वेयर विल आई गेट बेनिफिटेड, मैं किसके लिए कमा रहा हूं, आपके मन में ये क्वेश्चन आने लगेगा। तो फिर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फिर यू विल गेट हेरेस्ड। ऑलरेडी आपके ऊपर जब केस हुए रहते हैं तो बहुत हेरेस रहते हैं, इसलिए अपना रिटर्न स्टेटमेंट और एफिडेविट अप्रोप्रिएट तरीके से देखिए और बनाइए। और ये क्वेश्चन जो आए इनका आंसर दे दिया है, समझ में आया तो प्लीज थम्स अप कर दे, रू देना। और कोई प्रॉब्लम है, पर्सनली बात करना चाहते हो, डर लग रहा है किसी चीज को लेके, कोई इशू है तो डेफिनेटली बात करो। हाँ, फीस तो एप्लीकेबल डेफिनेटली है उसके लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।